भूत नहीं जिन, ये बोतल में फिर से निकल आया बाहर। क्योंकि देखिए यूएस में अभी कहानी सुना रहे हैं अनुराग जी, इनके यहाँ बहुत नौकरियां बटी थी। एक डेटा भी मैं दिखाऊंगा जिसमें केवल एक उदाहरण बताता हूँ। अमेजॉन ने 7.5 लाख नौकरियां कोविड के टाइम में बांटी थी। उसमें से अभी जो छटनी उनकी 20-25 हज़ार निकाले, उस पर इतना हाहाकार मच गया कि ले ऑफ हो रहा। एक्चुअल में तो आदमी कहाँ, अभी तो काम कर ही रहे हैं और जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत हैवी है। इंडिया में भी आप देखिए जो अभी रिसेंट नंबर हम लोगों के हैं वो भी बढ़ के आते हुए दिख रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल कम नहीं हो रहा। चाइना में आज सरप्राइजिंगली एक नंबर आया कि वहाँ हाउसिंग की प्राइस 0.1% बढ़ गई, जबकि वहाँ तो एकदम पता नहीं क्या डिफॉल्ट कर गए सारे लोग। तो क्या ये पूरी ग्लोबल समस्या एक बार फिर से खड़ी हो गई, जिससे हम कोशिश कर रहे थे कि हम निजात पा जाए? ये इन्फ्लेशन फिर से आ गया क्या? तो देखिए, इस साल की शुरुआत में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना की जो लॉकडाउन है वो बहुत एक्सटेंडेड होगी और उसका बहुत ही सॉफ्टनिंग असर होगा कमोडिटी प्राइसेस पे। लेकिन एक्चुअल इवेंट्स हुए उसके विपरीत। चाइना ने बहुत जल्दी अपनी इकोनॉमी में जो खोल दिया और उसके बाद लोगों का कमोडिटी प्राइसेस के प्रति जो आउटलुक है वो बदल गया। अगर आप यूएस में देखें तो जो उनके रिसेंट आंकड़े आए हैं वो भी काफी इन्फ्लेशन की तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और जो आपने यूएस में छटनी के बारे में बात की, उसके इस कंटेक्स्ट में एक डेटा है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे अमेजोन में 15 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं और अगर आप अमेजोन की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उनके यहाँ 2 टाइप के एट्रिशन होते हैं। एक कहते हैं रिग्रेटेड एट्रिशन और एक होता है अनरिग्रेटेड एट्रिशन। यानी कि 6% लोगों को अमेजोन सामने से कहता है कि आप चले जाएं और करीब 13% लोग ऐसे हैं जो कि अमेजोन छोड़ के चले जाते हैं दूसरे अपॉर्चुनिटी के। तो यानी कि अगर आप दोनों को मिला के देखें तो 19% का तो एट्रिशन अमेजोन में नॉर्मली होता है। तो अगर आप 15 लाख की अगर आपकी वर्कफोर्स है और करीब 20% के आसपास लोग अगर आपके नॉर्मल छोड़ के जाते थे, तो 3 लाख लोगों की जो है वो जॉब अमेजोन से हटती थी। या अगर आप सिर्फ अनरिग्रेटेड एट्रिशन को लें तो वो नंबर भी 90,000 के आसपास है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो छटनी हुई और जिसकी मीडिया पब्लिसिटी की गई, और उस मीडिया पब्लिसिटी की टाइमिंग अगर आप देखें तो वो यूएस के फेस्टिव सीजन के जस्ट पहले, यानी कि आप लोगों को इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल आपकी नौकरी ना रहे तो आप ज्यादा खर्च ना करें। तो जैसा कि कह रहे थे अनुराग, हाँ वो बहुत कुछ हो सकता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहा है। क्योंकि तीसरी बार इसी कॉन्टेक्स्ट में जब छटनी के अनाउंसमेंट आने शुरू हुए वो यूएस के मिड टर्म पोल्स के बाद आने शुरू हुए। तो कई बार जो इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिशियंस हैं वो इशारा करके लोगों को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई का जो स्टेटमेंट आया इनके रिसेंट पॉलिसी में, उसमें जो उन्होंने 4 क्वार्टर के इन्फ्लेशन के आउटलुक दिए हैं, उसमें हमारी इन्फ्लेशन फर्स्ट क्वार्टर से बढ़ के चौथे क्वार्टर में सबसे ज्यादा हो जाती है। यानी कि आरबीआई भी इस बात को लेके चिंतित है कि इन्फ्लेशन इंडिया में हो सकता है आगे जाके बढ़े, घटे ना। हाँ, और ये चारों क्वार्टर में उन्होंने माना कि 5% से नीचे नहीं आएगा। ये एक चिंता बढ़ गई है और ये एक मुश्किल खड़ी करी। गुरमीत, क्या मार्केट के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त? नीरज जी बिल्कुल। अगर आप देखिए कभी भी अगर यूएस का 2 ईयर बॉन्ड 5% का यील्ड देगा तो फ्लोज वहां पे डायरेक्ट होंगे। ये पर मेरा ये मानना है कि हमें लगता है कि हम इस पे ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी पास्ट इकोनॉमिक मॉडल ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि आप 3-4 बार 75 पैसा हाई करिए। जैसे अभी अनुराग जी ने बोला 0 से 475 जाएं, 200-300 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी भी विड्रॉ करें और आपका डेट जो है वो 32 ट्रिलियन डॉलर हो, आपकी डेट सीलिंग हिट हुई है, आपका स्टूडेंट लोन ऑल टाइम हाई है। इसके रिपरकशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं मेरे उसमें। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। और वो शायद बॉन्ड मार्केट दिखा रहा था क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड उनका 350-360 में वापस आ गया था, अभी वापस से चढ़ने लगा है। क्योंकि तो मैं थोड़ा सा सहमत हूँ अनुराग जी से कि फेड ये भी चाह रहा है कि थोड़ा सा टॉप डाउन करे, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना ही है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मैनेज करना भी जो है वो जरूरी होता है, खाली एक्चुअल नंबर नहीं होता है। और थोड़ा हमने देखा है नीरज जी कि जब भी ऐसे एग्रेसिव रेट हाइक हुए हैं पास्ट में, कभी भी 2003 से 7 में भी 11 रेट हाइक्स हुए थे, हालांकि थोड़े छोटे छोटे, वो हमेशा एक हार्ड लैंडिंग या रिसेशन से फॉलो होते हैं।
तो थोड़ा-सा मुझे लगता है वो पास्ट से उनका एक्सपीरियंस भी है कि इसको ओवरडू ना करें, तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा लैग इफेक्ट भी आता है रेट हाइक्स का मार्केट में, और हमारी इकोनॉमी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है मॉनेटरी पॉलिसी को जितना यूएस की करती है, क्योंकि जो लेवल ऑफ फॉर्मल डेट है वो बहुत काफ़ी अलग-अलग है। इंडिया में काफ़ी बड़ा तबका जो है जिसका इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, चाहे वो इनफॉर्मल इकोनॉमी हो, चाहे वो कुछ पॉकेट्स हो इकोनॉमी के। तो थोड़ा कंसर्न है, मेरे हिसाब से कंसर्न रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है। कि पहले कोई अल्टरनेटिव नहीं था इक्विटी का, जब ब्याज दर जैसा बोल रहे थे कि ज़ीरो के आस-पास थी। अभी रिलेटिव अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इंडिया में भी आप देखिए आपको 7.5-8% मिलता है डिपॉज़िट में। यूएस में आपको डॉलर डिनोमिनेशन में 5% मिल रहा है। तो अल्टरनेटिव्स बढ़ गए हैं और मनी हमेशा रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से फ्लो करता है। और तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा-सा सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि जब जब न्यूज़ नेगेटिव होती है नीरज जी, जब हेडलाइन्स नेगेटिव होती हैं, तभी बढ़िया मौके भी बनते हैं। तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेके मेरे हिसाब से इस समय चलना चाहिए। बैलेंस, लेकिन भारतीय बाजारों ने इसको वैसे रेसिप्रोकेट नहीं किया, यूएस वाले भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे और वो बड़े अपने आप को स्टिक रहे। दलजीत सर, ये अब मार्केट पे आए थे कि ये मार्केट के और करेक्शन के लिए रास्ता बन रहा है क्या? नीरज जी, करेक्शन का रास्ता तो बन ही रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यह है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है और इस समय का जो माहौल है वो पूरी तरह अनसर्टेन है। हम देख रहे हैं कि अभी आपने बात की, 1 महीने पहले बोलते हैं कि हमारे को रेट कम करने पड़ेंगे या रेट रोक देंगे, बढ़ना रुकेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है, अगले ही महीने नंबर कुछ और आता है। अपने डोमेस्टिक में भी देखें तो सेम चीज हुई। तो जब इस तरीके की अनसर्टेनिटी, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पिछले कई सालों में समझी है, जब ये डाइकोटमी होती है ना कि गुड डेटा इज बैड डेटा फॉर मार्केट्स, ये मतलब समझ में नहीं आता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूं, लेमन ब्रदर्स के टाइम में ये बहुत कॉमन हुआ करता था कि हर क्वार्टर के नंबर्स के पहले जो है ना, वो स्टॉक गिरता था कि साहब उसका $2 बिलियन का लॉस आने वाला है, $1.5 बिलियन का लॉस आने वाला है, और फिर वो बाद में नंबर थोड़े बेटर दे देते थे और अगले दिन स्टॉक 10% 20% चल जाता था और फिर क्या बोलते थे कि वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया, इसके लिए लॉस तो है मगर बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। अभी सेम चीज हम यहाँ एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं कि नंबर अच्छा है, तो अब अच्छा है तो इसका मतलब रेट बढ़ाने हैं और रेट बढ़ाने तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है, मार्केट के लिए। अब अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो फिर अल्टीमेटली ओवर लॉन्ग रन मार्केट कैसे अच्छी चलेगी, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या, ये प्रॉब्लम यही हो रही है कि इस समय हम मानेंगे क्या, मार्केट चाहे क्या, क्या चाहती है कि अच्छे नंबर इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स हैं वो सुधरे या और खराब हों, क्योंकि अगर सुधरेंगे तो आप बोलोगे कि रेट बढ़ेंगे और इसके लिए मैं फिर हम अर्निंग्स नहीं आएंगी। तो ये जो पेन पीरियड है, मुझे लगता है कि ये अभी काफी दिन और चलने वाला है। और अभी ये जो हम सरप्राइज की बात कर रहे थे इन्फ्लेशन डेटा की, तो अगर हम देखें तो लगभग सभी इकोनॉमिस्ट का जो है इन्फ्लेशन डेटा पे ये मॉडल सब बता रहे थे कि भाई अप्रैल में काफी तेजी से गिरेगा, राइट। अब और उसमें ये बेसिक हाउसिंग रेंटल्स और इनका जो योगदान है, इसकी वजह से काफी तेजी से इन्फ्लेशन गिरेगा। अब अगर वहां पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो दिख नहीं रहे, तो नेचुरल बात है कि फिर इस फेड को चेंज करना पड़ेगा। अब जो मार्केट को अंदेशा हो रहा है कि शायद ये 5.25 पर जाके टिकेगा नहीं यूएस में, कुछ लोग तो अभी 6 की भी बातें करने लग गए। तो अगर इस तरीके का जो एक्सपेक्टेशन चेंज होगा बार बार, तो मार्केट को ये अनसर्टेनिटी कभी पसंद नहीं आएगी और हमें उसका फिर नतीजा ये होगा कि हम एक रेंज बाउंड में हर समय फंसे हुए रहेंगे, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, वो ऐसा ही चलता रहेगा। कंफ्यूजन